मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी दिए गई मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज हमने क्रोनोलॉजी है, उस क्रोनोलॉजी का पारदर्शिक परिदृश्य है। राजस्थान के अंतर्गत जो मोस्टली एग्जाम है उनके अंतर्गत क्रोनोलॉजी से ही आपके एग्जाम पुट होते हैं। या आप क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए या फिर मूमूल पढ़ लेते हैं लोग। इसी के अंतर्गत सारा सार गर्भित चीजें दे रखी है। आपको किसी भी न्यूज़पेपर और डेली डोज लेने की जरूरत नहीं है। ये आपकी डोज है जो सफिशिएंट है। तो जो मार्च है 2024 की जो क्रोनोलॉजी है उसका पारदर्शिक परिदृश्य है और सबसे ज्यादा राजस्थान के एग्जाम के अंतर्गत पारदर्शिक परिदृश्य से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत हमने सारे इसके जो एमसीक्यू बनते हैं, आपको इसको पढ़ने की जो टेक्निक है उसको भी हमने लिया है, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि हमें इस प्रकार से इसको रीड आउट करना है और ये हमारी ऐसे समझ विकसित करनी है, जिससे आपको आगे आने वाले समय में आप सेल्फ भी पढ़ सकें। उससे पहले 1 मिनट जो आपका मोटिवेशन कोट, देखो उगने के लिए जमीन में धंसना भी होगा, धंसना ही होगा, भी कर की जगह धंसना भी होगा, जमीन में धंसना ही होगा। यदि कोई भी बीज है, उस बीज को यदि हम जैसे सरफेस पर चाहे सब चीजें मिल रही है, उसको अपने पानी मिल रहा है, इसके अलावा उसको जो सूर्य की रोशनी मिल रही है, सभी चीजें मिल रही है, और हमने क्या किया कि बीज को ऊपर ही ऊपर डाल दिया है, तो क्या वो बीज अपने कभी भी डेवलप होंगे पौधे के अंतर्गत या पेड़ के अंतर्गत? कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि बीज को भी डेवलप होने के लिए उसको जमीन के अंतर्गत धंसेगा। जब उसकी जड़ें होंगी वो स्टेबिलिटी लाएगी और उसी से वह मजबूत पेड़ के रूप के अंतर्गत लेगा। अब यहां पर अपने जीवन से यदि अपन समझें, जमीन में जैसे धंसना ही होगा, जमीन में कैसे धंसना होगा? जमीन में धंसना होगा, हमें एक अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, एक कड़क अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। हमें जितनी मेहनत चाहिए, जिस एग्जाम के लिए जितनी मेहनत चाहिए वो मेहनत करनी पड़ेगी। हमें हमारा जो डिसीजन है वो अपना निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें ये काम करना ही करना है। ये अपने जमीन में धंसने वाली बातें हैं, क्योंकि इनमें व्यक्ति को तकलीफ होती है और तकलीफ कोई भी व्यक्ति नहीं देखना चाहता है। तो हमें हमारे जो डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए तो इन चीजों को, प्रोसेस को अपने लागू करना पड़ेगा और इसके लिए आपको लगातार एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तब जाकर के कहीं न कहीं अपन को ऐसा लगेगा कि हम अब इसके अंतर्गत सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग इसके अंतर्गत खूब अच्छे से मेहनत करते रहिए और जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और चाहे पीआरओ की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम की दृष्टि से जो आपकी समसामयिकी है उसके अंतर्गत और राजस्थान की समसामयिकी राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो इसको फटाफट इतना अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सारे जो जहां से इस प्रकार से बनाया गया है, इसको डिजाइन किया गया है कि आपको कम समय के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। देखो, जयपुर एयरपोर्ट को 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में शामिल कर दिया गया है और सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में 10वें स्थान पर पहुंच गया है और यात्री भार के लिहाज से ये 12वें स्थान पर है। तो आप उनको ध्यान रख लेना है। 10 नंबर पर जयपुर एयरपोर्ट है। सीधा इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे जयपुर एयरपोर्ट को देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में कौन से स्थान पर है, तो बाकी सारे आपको नंबर दिए रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। सब जूनियर हैंडबॉल में राजस्थान बालक टीम ने जीता स्वर्ण पदक। इतनी ही अपन को जानकारी चाहिए। अब इसके अंतर्गत इतने पॉइंट आए, ये नहीं आए, इन चीजों को जरूरत नहीं होती, इसलिए अपन ने लिखा भी नहीं है। अब सब जूनियर हैंडबॉल में राजस्थान ने बालक टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो अपन को सीधा सा पता रहेगा स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ साथ में आपके कुछ टेस्ट लेंगे, उसके अंतर्गत भी इसी प्रकार के क्वेश्चन देंगे, तो आपको और क्लियर विजन हो जाएगा। ये देखिए, ये ब्लॉकचेन का है, एमओयू हुए हैं साइन अपने सेरेमनी बिटवीन आरआईएसएल और कानपुर, जो आईआईटी कानपुर है इसके बीच के अंतर्गत हुआ है। इसका भी हमने एक फोटो लिया है। देखो, राजस्थान की ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए एमओयू हुआ है। ये कहां पर अपने बना है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है इसके लिए जयपुर के अंतर्गत बना है। ये एक ब्लॉकचेन आपने सुना भी होगा, ये एक डाटाबेस है जिसमें सूचनाएं एक ब्लॉक के अंतर्गत आगे से आगे अपने छिपी रहती है और इसके लिए सबसे अधिक जो आपने ब्लॉकचेन पद्धति पर देखा होगा, जो बिटकॉइन है, वन कॉइन है, इस प्रकार की जो छद्म मुद्राएं हैं वो इसी टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ये ब्लॉकचेन पद्धति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी का कुछ ये इसी पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। अब इसमें कौन कौन है, तो राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड
और भारतीय प्रौद्योगिकी सूचना, यहां से देखो क्वेश्चन बन सकता है। जहां पे क्वेश्चन बनेगा मैं उसको 5 स्टार लगा देता हूं। यहां इन किस किस के बीच में अपने जो एमओयू है, जो मेमोरेंडम ऑफ अपने अंडरस्टैंडिंग, जो एक समझौता हुआ है, ये हुआ है अपने जयपुर में भामाशाह डेटा सेंटर में एक समझौता ज्ञापन, जिसमें 22 फरवरी 2014 को हस्ताक्षर हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है इसके अंतर्गत, इसीलिए हमने इनको ब्लैक भी कर रखा है। इसका उद्देश्य क्या है? ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी में उपयोग, पारदर्शिता, सुरक्षा बढ़ाना, राजस्थान सरकार की विभिन्न परियोजनाओं में महत्वपूर्ण डेटा की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन पर कि अपने डेटा कहीं बार भी नहीं आउट हो, तो अपन ने डेटा सुरक्षित भी रहे और उसकी कहीं दूसरी जगह अपने लीकेज भी नहीं हो, इस प्रकार से ये इसका उपयोग किया गया है। नेक्स्ट ये देखिए, जस्टिस एमएम जो मनिंद्र मोहन है श्रीवास्तव, ये 42वें अपने मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? एमएम अपने श्रीवास्तव साहब बन गए हैं। राजस्थान के अभी हाल ही में राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? अब इसका मतलब 42वां, इसकी संख्या भी पूछ लेते हैं और कौन बना है ये भी चीज पूछ लेते हैं। तो अपन को ध्यान होना चाहिए, जस्टिस एमएम श्रीवास्तव साहब बने हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई को गुवाहाटी हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पूछ सकते हैं, पर यहां से क्वेश्चन पूछने की अपने थोड़ी सी कम प्रोबेबिलिटी रहती है। और वरिष्ठ न्यायाधीश अरुण भंसाली को देश के सबसे बड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो यहां से भी क्वेश्चन फिर भी पुट हो सकता है। तो अपने एक तो विजय जी विश्नोई है, इनको तो अपने गुवाहाटी के अंतर्गत, और जो अरुण भंसाली जी है इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश किया गया। ये राजस्थान के हैं दोनों। अब बात करें अपने राज्यसभा के इलेक्शन हुए, और राज्यसभा के इलेक्शन के अंतर्गत जो सोनिया गांधी जी है ये कांग्रेस से अपने निर्विरोध चुनी गई। मदन राठौड़ और चुनीलाल जी ये बीजेपी के द्वारा, चुनीलाल जी गरासिया निर्विरोध चयनित हुए हैं। अब राजस्थान का यदि राज्यसभा की सीटें देखें तो राज्यसभा की सीटें जो 10 सीटें हैं, उन 10 सीटों में से 6 तो कांग्रेस के हैं और 4 बीजेपी के हैं। इतना सा ध्यान रख लेना है, बाकी ज्यादा कोई विशेष ध्यान नहीं रखना है। सोनिया गांधी जी कहाँ है? राजस्थान से ही राज्यसभा की सदस्य चुनी गई है। ये चुन्नीलाल जी गरासिया और मदन राठौड़। निर्वाचन के बाद राज्यसभा में राजस्थान की 10 सीटों में से कांग्रेस के पास 6 और भारतीय जनता पार्टी के पास में 4 सीटें हो जाएगी। प्लेस ऑन व्हील पर डेस्टिनेशन वेडिंग का निर्णय किया गया। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा नवाचार के रूप में प्लेस ऑन व्हील्स जो आपकी ट्रेन है, जो अपने रॉयल ट्रेन है, डेस्टिनेशन वेडिंग के उपलब्ध करवाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। 2023 में आउटलुक ट्रेवल अवार्ड से बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग अवार्ड भी इनको दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत जापान की एक संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ है। अब ये कई बार पूछ लेते हैं कौन से देश के किस देश के बीच में है? तो धर्म गार्जियन किसके बीच में है? जैसे याद रख लेना, गार्जियन जापान के बीच में है। ये स्थित अपने कहाँ हुआ था? महाजन फील्ड फायरिंग के अंतर्गत हुआ था, जो अपने आई थिंक बीकानेर के अंतर्गत होनी चाहिए ना, बीकानेर में ही है, फिर भी इसको चेक कर लेना। सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय अपने 7 के अंतर्गत अर्ध शहरी परिस्थितियों में संयुक्त अभियानों को पूरा करने के लिए संयुक्त क्षमताओं का वर्धी करना है। अभ्यास धर्म गार्जियन एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, हर साल ये किया जाता है। इसका वैकल्पिक रूप आयोजन भारत और जापान में किया जाता है। अब ये इसी प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, युद्धाभ्यास भारत देश में कौन सा देश शामिल है? भारत के किस देश के साथ में ये युद्धाभ्यास है? तो ये जापान के साथ में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर, जो मतलब कि जिनको ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं उनका भी अंगदान में ऑनलाइन शपथ में शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसके द्वारा किया गया है? झालावाड़ के द्वारा। इसके अलावा जो इनका ब्रेन डेड हो जाता है, जिनका मस्तिष्क डेड हो जाता है, उनके लिए भी ये एक शपथ पत्र के द्वारा अपने जो नेक्स्ट है इनके अंगदान किए जा सकते हैं। प्रदेश में अंगदान करने में बढ़ावा मिल रहा है, जिसमें झालावाड़ मेडिकल कॉलेज भी शामिल हो गया। उल्लेखनीय, झालावाड़ प्रदेश का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बना है। ये ब्रेन डेड घोषित किए गए मरीज के परिवार की सहमति से 3 अंगों को दूसरे शहर में प्रत्यारोपित किया जाएगा। यह प्रदेश का 58वां अंगदान है। मतलब कि अपने जो राजस्थान है, राजस्थान के अंतर्गत ये झालावाड़ के अंतर्गत इस प्रकार का निर्मित हुआ है, जिसके अंतर्गत जिसके कोई ब्रेन डेड हो गया है, एक्सपायर होने वाला, उसके अंग है जो बाकी जो मरीज हैं उनके काम आ जाए, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, झालावाड़ के अंतर्गत है। जयपुर साहित्य उत्सव 2024 1 फरवरी 2024 को किया गया था। बस इतना इससे ध्यान रखना है, इसमें साहित्य उत्सव हुआ था और कुछ जो अवार्ड मिले हैं उनका ध्यान रखना है। जिसमें अमित त्रिपाठी है, अमित त्रिपाठी को श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया गया है। ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान लेखक अमित त्रिपाठी को दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल, यदि आप पीआरओ की तैयारी कर रहे हैं
तब आपके लिए ये जो न्यूज़पेपर से संबंधित चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। बाकी आप जैसे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए वैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ों को पढ़ना है। 2 फरवरी 2024 को दिया गया और इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख की पुरस्कार राशि से सम्मानित होने वाले हम इस देश के 8वें साहित्यकार हैं। इससे पहले जो 2023 के अंतर्गत हुआ था, इसके अंतर्गत अवार्ड ये मिला था गीतकार इरशाद कामिल को दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, द्वारका प्रसाद अग्रवाल जो अवार्ड है वो किसको मिला, अमित त्रिपाठी साहब को ये पुरस्कार दिया गया था और ये दैनिक भास्कर की ओर से दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान किस लेखक को दैनिक भास्कर की ओर से द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2 फरवरी 2024 को दिया गया। तो सीधा सा ध्यान रखना है, इरशाद कामिल को तो पहले दिया गया था, पिछले वर्ष दिया गया था, इस बार अमित जो त्रिपाठी है उनको दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, मुंबई में आयोजित 3 दिवसीय ओटीएम 2024 अपने आउटबाउंड एंड ट्रेवल मार्ट राजस्थान में पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इतना कोई ज्यादा विशेष है नहीं, बस ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है आपको। करौली में मिले लो एस्क, ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लो एस्क मिलो, चाहे अपने सोना मिलो, चाहे चांदी मिलो, कुछ भी मिलो, एस्क मिला है इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करौली के हिंडोन के पास खोड़ा, डेडरोली, टोडूपुरा और लिलोटी के आरंभिक संकेतों के अनुसार लो एस्क 840 मिलियन टन से अधिक डिपोजिटरी मिला है। जहां पर मैंने 5 स्टार लगा दिया उसको आप नोट कर सकते हो और अपने 5 स्टार लगा सकते हो, जिससे हम जब भी रिकॉल करें तब हम 5 स्टार वाली चीजों को रिकॉल करने से वो चीजें जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको हम अच्छे से याद कर सके। अभी हाल में राजस्थान के किस जिले में लो एस्क के अपने मिले हैं, तो करौली के अंतर्गत मिले हैं और करौली लिख दिया, ये क्या है, करौली है। करौली और करौली के हिंडोन के अंतर्गत इस प्रकार का, हिंडोन नहीं ध्यान रखना वैसे। हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान हो गया है, 9वां स्थान हो गया है। असम अन्य राज्यों की स्थिति में असम 2.88% के साथ पहले स्थान पर और त्रिपुरा हाइब्रिड ई गाड़ियों के साथ दूसरे स्थान पर है। बस इतना सा ध्यान रखना है। विशेष के अंतर्गत ये आए हुए हैं जो खरीदने वालों में 5वां सबसे बड़ा राज्य बन चुका है। नेक्स्ट देखिए, अलवर, जयपुर और दौसा को 607.66 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सरिस्का के अंतर्गत शामिल किया। सरिस्का अलवर के अंतर्गत है अपने। इसके अलावा जो अलवर, जयपुर और दौसा का इतना और इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अलवर, जयपुर और इसका वन क्षेत्र सरिस्का टाइगर में रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो इतना सा ध्यान रखना है कि अलवर के इसमें अलवर, जयपुर और दौसा का ये 607.66 वर्ग किलोमीटर सरिस्का में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए ओम आकृति का बना हुआ है, ये ओम आकृति का एक मंदिर बना है। ओम आकृति का विश्व के पहले शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है और ये पाली के जाडन में, पाली की जाडन जगह है, वहां पर इस जगह इसका उद्घाटन किया गया है। और मंदिर के बारे में क्या है, ये धौलपुर के बस्सी पहाड़पुर के लाल पत्थर से इस्तेमाल किया गया है। यहां से देखो क्वेश्चन बन सकता है, और है कहां पर बना हुआ है, पाली के अंतर्गत जिले में जाडन में। इस मंदिर का निर्माण कल्पना अलगपुरी सिद्ध पाठ परंपरा पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महेश्वरानंद महाराज ने की थी। उन्होंने इस प्रकार की रचना की कि ऐसा ओम आकार का ऐसा मंदिर होना चाहिए और वो पाली के अंतर्गत बना हुआ है। ओम आकृति में विश्व के पहले शिव मंदिर का उद्घाटन किस जिले में किया गया है, तो ये पाली के अंतर्गत किया गया है। ये आपने मंदिर देखा भी होगा, बहुत सुंदर इस प्रकार से मंदिर को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के बीच में एमओयू। इस एमओयू के तहत सीआईएसएफ प्रदेश के अगले 5 वर्ष में महिला और बाल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों से मिलकर के 350 करोड़ का बजट में किशोरियों, महिलाओं, बच्चों को पोषण में सुधार के लिए किया गया है। बस यहां से ऐसा क्वेश्चन बनने की कम संभावना है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का लोकार्पण भारतमाला परियोजना, यहां से ध्यान रखना है कि हमें भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली जो मुंबई एक्सप्रेस वे है ये बनाए गए हैं। ये दिल्ली वडोदरा एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट एक्सप्रेस वे NE4 के 46 किलोमीटर 8 लेन सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण प्रधानमंत्री जो नरेंद्र जी मोदी हैं उनके द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया है। अब अपन को ध्यान क्यों रखना है, ये सवाई माधोपुर में सीधे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ जाएगा। इस हाईवे से बनने से क्या हो जाएगा, ये चीज होगा। बन कैसे रही है, भारतमाला परियोजना के तहत बन रही है। ये एक्सप्रेस मुंबई के महाराष्ट्र समाप्त होने से पहले हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों से होकर के गुजरता है। बस इसीलिए इसका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किसके तहत किया गया है, भारतमाला परियोजना के तहत किया गया है। अब राजस्थान में सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया गया, ये 15 फरवरी 2024। बस इतना सा ध्यान रख लो, इतने कितने लोगों ने इसकी भागीदारी की, इसका कोई विशेष नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पेयजल आपूर्ति के संबंध में राजस्थान और हरियाणा सरकार के मध्य समझौता हुआ है। कैसे हुआ है समझौते के, राजस्थान में हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज, ये ताजे वाला अपने हेड है, वहां पे 250 किलोमीटर लंबी 3 पाइपलाइनें बिछाई गई।
देखो, पेयजल आपूर्ति में किस राज्य ने हथिनीकुंड बैराज से पानी मिलेगा अर्थात उस राज्य के साथ में समझौता किया गया है, तो ये सीधी सा बात है, अपने हरियाणा के साथ में अपने समझौता किया है। तो ये इसके साथ साथ में MCQ भी लिए गए हैं। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री ने राजस्थान में बीकानेर के बीकानेर के अंतर्गत 2 इस प्रकार के जो सोलर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। 300 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना NLCIL बरसिंगसर सौर परियोजना की आधारशिला 16 फरवरी 2024 को रखी गई। ये सौर परियोजना हरित विद्युत सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन को संतुलित करने और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मदद करेगी। इसी प्रकार से कर्णेश्वर भाटियानी बीकानेर सौर ऊर्जा संयंत्र आधारशिला रखी गई। ये भी 300 मेगावाट का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने बीकानेर के पुंगल तहसील के कर्णेश्वर भाटियाना गांव में 300 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र, ये भी 16 फरवरी 2024 को इसकी नींव रखी गई थी और वर्चुअल रूप से रखी गई। इसका मतलब ये वहां पर उपस्थित नहीं हुए थे, ऑनलाइन इन्होंने इस प्रकार का किया है। नेक्स्ट देखिए, राजेंद्र प्रसाद और गुप्ता जी, ये राजस्थान के नए महाधिवक्ता के रूप में इनका पदभार इन्होंने ग्रहण कर लिया है और इनका 19वें महाधिवक्ता के रूप में है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि राजेंद्र प्रसाद जी गुप्ता क्या है, महाधिवक्ता है। कौन से महाधिवक्ता है, तो ये अपने 19वें नंबर के हैं। अब इसका अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ इनका कहाँ उल्लेख किया हुआ है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा की गई, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है और राज्यपाल उसे कभी भी उसके पद से हटा सकता है। महाधिवक्ता एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता रखता है, ये ध्यान रखना है। ये किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता रखता है। इसको 7 स्टार बना लीजिए। कार्य क्या है, महाधिवक्ता राज्य के प्रमुख विधि संबंधी सलाह देता है। जिस प्रकार से वहाँ अटॉर्नी जनरल होता है, यहाँ पर राज्य के अंतर्गत महाधिवक्ता होता है। वहाँ 148 के अंतर्गत दिया हुआ है और ये अपने जो 165 के अंतर्गत दिया हुआ है। अब ये राज्य के दोनों सदनों, विधानसभा विधान परिषद की कार्रवाई में भाग लेने, सदन में बोलने की शक्ति रखता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है। उसे विधानमंडल के सदस्यों में मिलने वेतन भत्ते को विशेष अधिकार प्राप्त होता है। और सबसे प्रथम जो महाधिवक्ता थे वो अपने जीजी जो कासनीवाला थे, वो इसके सबसे फर्स्ट थे। अब अभी हाल ही में राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में किसने पद ग्रहण किया है, तो राजेंद्र प्रसाद जी गुप्ता के द्वारा इन्होंने पद ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, दौलतराम वेद को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी की नई दिल्ली द्वारा राजस्थान के दौलतराम वेद को संबंध में थिएटर कला प्रकाश व्यवस्था के लिए अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इन्हें अपने राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने 6 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया था। विशेषकर स्टेज लाइटिंग में ये देश स्टेज में काफी प्रसिद्ध है। कौन है, दौलतराम जी। दौलत तो खूब है और फिर क्या काम कर रहे हैं, लाइटिंग का काम कर रहे हैं, इसलिए संगीत अपने दौलत है तो संगीत भी इनको आएगा। संगीत नाटक अकादमी इनको प्राइज दे रही है, याद करने के लिए है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, तुकबंदी बना रहे हैं। महावीर प्रसाद जी जैन, पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक और भाजपा के नेता महावीर प्रसाद जी जैन का 24 फरवरी 2024 को निधन हो गया है। ये वे टोंक के चार बार ये मतलब निधन हो गया, वैसे इतना सही ध्यान रखना, बाकी इनका पूछेंगे नहीं। महावीर प्रसाद जी जैन ये भाजपा के 4 बार विधायक रह चुके हैं और अपने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पदों पर रहे हैं। पंकज भंडारी, राज्य सरकार की अधिसूचना जारी कर राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिकारी जो पंकज भंडारी है, उनको राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ये अनुच्छेद 39 के अंतर्गत सभी को न्याय मिले, 39A के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई। नलसा और सलसा की स्थापना की गई है, जिसमें जो गरीब तबका है, जो अपने पिछड़ा हुआ तबका है, उस तबके के लिए निःशुल्क विधिक सहायता के लिए इस प्रकार का राजस्थान में और नेशनल के अंतर्गत इस प्रकार के विधिक सेवा प्राधिकरण बने हुए हैं। सभी के अंतर्गत, स्टेट के अंतर्गत इस प्रकार के विधिक सेवा प्राधिकरण बने हुए हैं। तो इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष बने वो पंकज जी भंडारी साहब बने हैं। कार्यकारी संभालने की तिथि सेवानिवृत्ति तक इस पद पर रहेंगे। राजस्थान के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया है, तो इसके अंतर्गत पंकज जी भंडारी है। और इसका जो उल्लेख किया गया है वो अपने 39A के अंतर्गत इस प्रकार का उल्लेख किया गया है कि ये अपने ऐसे व्यवस्था की गई है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सभी के लिए समान न्याय और कानून सहायता। अब नेक्स्ट आती है मोबाइल वेटनरी। राज्य सरकार द्वारा मोबाइल वेटनरी इकाइयां, हेल्पलाइन नंबर अपने 1962 है शुरुआत की गई। इसके माध्यम से पशुओं को शीघ्र चिकित्सकीय सेवाएं देना, और भजनलाल जी शर्मा ने 21 मोबाइल वेटनरी इकाइयां और हरी झंडी दिखा करके काम किया गया। नेक्स्ट देखिए मरु महोत्सव। अब आपको सारे महोत्सव पता होना चाहिए। अब मरु महोत्सव की बात करेंगे तो ये अपने पोखरण जैसलमेर के अंतर्गत इसका आयोजन फरवरी के अंतर्गत ही किया जाता है। महोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रयोग हुए, बाकी ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर भी देख लो, मिस मोमल जो पारुल विजय बनी थी और मिस्टर डेजर्ट ये श्रीकांत व्यास बने थे। बस बाकी ये कौन बने थे इनका ध्यान नहीं रखना है।
प्रदेश के वार्षिक रूप से आयोजित होने वाले 21 से 24 फरवरी 2024 को मुरु महोत्सव कहां पर किया गया? अपने जैसलमेर के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट देखिए माई महोत्सव। भाई सीधी सी बात आती है, जहां से माई नदी निकलती है वो वाला स्थान तो है ही है। 3 दिवसीय माई महोत्सव सिटी, इसे सिटी ऑफ आइलैंड भी कहा जाता है, सिटी ऑफ आइलैंड, प्रसिद्ध बांसवाड़ा में 15 से 17 फरवरी को आयोजित किया गया। ये अपने माई महोत्सव कहां पर किया गया? बांसवाड़ा के अंतर्गत किया गया था। विश्व स्तरीय रामदेव पशु मेला का आयोजन नागौर के मानसर स्थित पशु मेला में ये 10 से 14 फरवरी को किया गया। अब इसके अंतर्गत और क्या चीज है? पशु मेला 1940 में प्रतिवर्ष मानसर गांव, ये ध्यान रखना है। इसमें हिस्ट्री भी पूछ लेंगे तो यहीं से आपकी हिस्ट्री पूछने की संभावना है। माघ शुक्ल प्रतिपदा माघ शुक्ल 15 तक लगता है और मारवाड़ के लोकप्रिय स्वर्गीय उमेश सिंह जी इस मेले के प्रणेता माना जाते हैं। 1940 से ये ऐसा मनाया जा रहा है। और अपने नागौर के अंतर्गत 3 पशु मेले लगते हैं। एक परबतसर में लगता है, एक मेड़ता के अंतर्गत, और एक अपने ये नागौर के अंतर्गत लगता है। माई महोत्सव का आयोजन 15 से 17 फरवरी को कहां पर किया गया? तो बांसवाड़ा के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट आता है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। लिक्विड का मतलब जो तरल है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए? जैसे अपने नालियों से निकलने वाला जो अपने घर का गंदा कचरा है, इस प्रकार की जो चीजें हैं। एक होता है ठोस कचरा प्रबंधन, जिसके अंतर्गत ठोस रहती है, जैसे कोई प्लास्टिक की चीजें हैं, इस प्रकार की। तो ये इसको कौन कर रहा है? ग्रामीण विकास पंचायती राज स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में 75% गांव, अर्थात इतने गांव इसमें लागू हो गए। और इसमें सबसे आपको यही ध्यान रखना है, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर तो है राजसमंद, और सबसे लास्ट के अंतर्गत है श्री गंगानगर। देखो यदि अपन नक्शा देखेंगे तो इस प्रकार से यहां राजसमंद, तो ये तो हो गया शीर्ष स्थान पर, और गंगानगर ऊपर की ओर है, ये हो गया सबसे नीचे की ओर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत। बस इतना से ध्यान रखना है। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के स्वच्छता प्रोजेक्ट का लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रदेश के शीर्ष स्थान कौन सा दिया गया है? तो राजसमंद को। सबसे निम्न दर्जा किसको है? तो श्री गंगानगर को। अब गुलाब जी कोठारी, यदि आप पीआरओ के एग्जाम की तैयारी करते हैं तब हमें पत्रकारिता का ध्यान होना चाहिए। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने 2 पुस्तकों का विमोचन दिल्ली से किया है। ये वर्ल्ड बुक फेयर है, वहां पर लगता है, जो अपने नेशनल बुक एनबीटी के द्वारा लगाया जाता है। इसमें पुस्तक जिनका विमोचन किया गया है, द सोल ऑफ अपने इवोल्यूशन कम्युनिकेशन और गहने क्यों पहने, इस प्रकार पे गुलाब जी कोठारी के द्वारा 2 अपने पुस्तकों का विमोचन किया गया है। जो राजस्थान पत्रिका आता है उसके ये संपादक है। अभी हाल ही में गहने क्यों अपने बुक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? ये इनके पिताजी थे कर्पूरचंद जी कुलिस, और ये गुलाब जी कोठारी के द्वारा किया गया। महाराजा सूरजमल जयंती, भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने 317वां जयंती, थोड़ा सा अपन तेज पढ़ रहे हैं क्योंकि फटाफट टाइम हो जाए, आपका टाइम का यूटिलाइज होना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय परिसर में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और ये प्रतिमा 21 फीट ऊंची और 5500 किलोग्राम की वजन वाली है। बाकी ऐसा कोई भी इनका पूछेंगे नहीं वैसे। गायत्री राठौड़ ये साउथ एशिया ट्रेवल्स इन टूरिज्म शाटे और इंडियन ट्रेवल मार्ट में राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख है, शासन सचिव है गायत्री राठौड़। ये आईएएस ऑफिसर है। 23 फरवरी 2023 को इन्हें नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। बस इतना से ध्यान रखना आपको। साटे के बारे में, साटे क्या है? साउथ एशिया ट्रेवल्स एंड टूरिज्म। 23 से 24 फरवरी को ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। साटे का 31वां संस्करण था और ये साटे पर्यटन में 2016 से भागीदारी कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये राजस्थान विज्ञान महोत्सव, ये अपने 21 से 28 फरवरी को आयोजित किया गया। और कहां पर किया गया? ये जयपुर के अंतर्गत किया गया है। राजस्थान विज्ञान महोत्सव केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान सिरी जयपुर में ये अपने आयोजन किया गया था, केंद्रीय अपने राजस्थान विज्ञान महोत्सव का। इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, युवाओं, उद्योग जगत से जुड़े एक मंच पर लाना और जिसमें विज्ञान के क्षेत्र में जो नवीन आयाम है वो स्थापित करने का काम किया गया। अब राजस्थान में विज्ञान महोत्सव का आयोजन अपने जयपुर के अंतर्गत किया गया। ये देखिए, ये क्रेटर है अपने जो रामगढ़ क्रेटर है, उसकी हमने पिक लगा रखी है। रामगढ़ क्रेटर ये जियो हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। और जो जियो हेरिटेज साइट है ये अपने राजस्थान की प्रथम जियो हेरिटेज साइट है। ये आपके आरएस के मेंस के सिलेबस के अंतर्गत भी बिल्कुल मेंशन किया हुआ है। 12 जिले में रामगढ़ क्रेटर एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक स्थल है। ये भारत और दुनिया के पृष्ठकृत उल्का प्रभाव, जो उल्का पिंड पड़ते हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंतर्गत लोनार है, जो लोनार झील बनी हुई, वो भी एक क्रेटर झील है। उल्का पिंड गिरा और उल्का पिंड के द्वारा इस प्रकार का एक क्रेटर खड्डा बनता है और वो उसके अंतर्गत बन जाता है। रामगढ़ क्रेटर विंध्य पर्वतमाला के पठार है। विंध्य पर्वतमाला ये एक्चुअली जो एमपी वाला इलाका जुड़ा हुआ है, जो विंध्य पर्वतमाला है उसी के द्वारा जुड़ा है। जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है और सांस्कृतिक विरक्त दृष्टि क्रेटक भंड देव मंदिर का घर है। 10वीं शताब्दी में इस शिव मंदिर था। रामगढ़ क्रेटर 12 के जियो हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने का विचार एक बैठक शासन सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। वैसे इसको नॉमिनेट किया गया है
किस जिले में स्थित है? तो ये अपने बारह जिले अपने रामगढ़ ग्रेटर बारह जिले के अंतर्गत है ना। यहाँ पर देखो अपन ने लिखा नहीं है, वैसे इसमें लिख देना है। ये कहाँ पर है? बारह जिले के अंतर्गत है। ये क्वेश्चन यहाँ पर मिस थोड़ा हो गया। लखपति दीदी योजना, ये वणेश्वर घाट डूंगरपुर के अंतर्गत, जो राजस्थान के अंतर्गत अभी इसका एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसके बारे में अपन ने लिया है। वागड़ में वणेश्वर धाम डूंगरपुर में लखपति दीदी सम्मेलन 14 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया था। एक्चुअली जो अपने राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद है, इस ग्रामीण आजीविका परिषद के द्वारा पूरे जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने भी ऐसी मतलब कि जो महिलाएं हैं उनकी जो अपने इनकम बढ़ाने के लिए, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए 1 लाख प्रति वर्ष उनकी आय करने के लिए इस प्रकार की ये की गई। इसमें बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक इनको दिए जाते हैं। लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन राजस्थान सरकार के ग्रामीण आजीविका परिषद, यहां से देखो क्वेश्चन बन सकता है, आजीविका के द्वारा किया गया। और द्रौपदी मुर्मू ने लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित किया था। स्वयं सहायता समूह में गीता देवी सदस्य गीता देवी द्वारा हस्त निर्मित तीर कमान भी खरीदे गए। सम्मेलन में आजीविका से संबंध महिला स्वयं सहायता समूह, वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए। 250 करोड़ रुपए की ऋण राशि और महिला निधि के तहत 50 करोड़ राशि का चेक वितरित किए गए। केंद्र सरकार ने, ये केंद्र सरकार की योजना है जिसमें 3 करोड़ महिलाओं को इसके अंतर्गत लखपति दीदी के अंतर्गत अपने बनाने की योजना है। और प्रदेश सरकार ने 11.27 लाख महिलाओं को आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध अपने राजस्थान के अंतर्गत, और 2.80 लाख महिलाओं को अब तक लखपति दीदी श्रेणी में आ चुकी है। ये आगे से आगे बढ़ रही है। लखपति दीदी सम्मेलन 14 फरवरी 2023 को कहां पर किया गया है? तो ये अपने डूंगरपुर के अंतर्गत, और डूंगरपुर में भी वेणेश्वर के अंतर्गत किया गया। और वेणेश्वर को आपको पता होगा, ये आदिवासियों का एक अपने तीर्थ स्थान भी है वेणेश्वर, जहां पर सोम अपने और माही जो जाकम नदियां हैं वो मिलती है, और आदिवासियों का एक पवित्र स्थान भी वेणेश्वर है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। ये सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना PFFME का खाद्य संबंधित योजना को अनुदान किया गया है। इस योजना में आटा मिल, यदि हम कोई भी प्रोसेसिंग से संबंधित कोई चीज लगा रहे हैं, दाल मिल, प्रोसेसिंग यूनिट, अचार पापड़ उद्योग, इस प्रकार का कोई भी उद्योग लगा रहे हैं, तो इसमें नई और पुरानी इकाई में स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार 35% और 10 लाख रुपए तक मैक्सिमम अनुदान देती है, जिसके अंतर्गत तो ये आपकी एक प्रकार की सब्सिडी दे रही है। और इसके अंतर्गत योजना में यदि कोई काम कर रहे हैं तो 90% तक का इसमें ऋण सहायता देती है। ये संचालन विपणन बोर्ड द्वारा 3 वर्षों से किया जा रहा है। इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार सम्मिलित रूप से अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य में एक प्रबंध यूनिट का संचालन भी किया जा रहा है, और यूनिट इकाई मशीन आवेदन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग भी किया जा रहा है। इस योजना में आवेदन पूर्ण होने से निःशुल्क है, और इसमें 20,000 की राशि का भुगतान भी राजस्थान राज्य विपणन बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है, जो कृषि मंडियां चल रही है। राजस्थान में सूक्ष्म उद्योग योजना के कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? तो 35%। और पैसों की दृष्टि से देखा जाए तो मैक्सिमम कितना दिया जाता है? 10 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, रेखा वैष्णव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पाली की ब्रांड एम्बेसडर और समाज सेविका रेखा वैष्णव ने विश्व युवा महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और रूस के सोची शहर में 1 से 7 मार्च को आयोजित होने वाले विश्व युवा महोत्सव में रेखा वैष्णव एक लीडर के रूप में चुना गया है। 5 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले फेस्टिवल में 180 से 10,000 से अधिक प्रतिभाशाली लेंगे। भूकिया जगपुरा गोल्ड माइंस, ये अपने बांसवाड़ा के अंतर्गत है, और इसकी जो नीलामी की जा रही है फर्स्ट टाइम ही, पहले सोने की खानों की नीलामी की जा रही है। सोने की 2 खानों की ई नीलामी आवश्यक औपचारिकताएं भारत सरकार की ई पोर्टल पर निविदा जारी कर दी गई। एस भंडार में स्थित बांसवाड़ा के गोटला तहसील में भूकिया जगपुर में 14 वर्ग किलोमीटर सोने के विपुल भंडार है। तो आपको ध्यान रख लेना है, भूकिया जगपुरा कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ये है कहां से संबंधित है? अपने बांसवाड़ा से संबंधित है। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने भारतीय पुलिस सेवा के जो सेवानिवृत्त हैं डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, इन्हें जो सरदार पटेल अपने जो पुलिस सुरक्षा दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत है, उनके कुलपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। 3 वर्ष से लेकर के या 70 वर्ष तक अपना कार्यकाल रहेगा। पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग, इन्हें हाल ही में 2024 के अंतर्गत ही अपने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये भी इनका निधन हो गया है। 25 फरवरी अपने को जयपुर में ध्रुपद गायक के पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अपने घोषणा की थी। अभी इनका निधन हो गया है। तो अब को ये भी ध्यान रखना है कि अभी हाल ही के अंतर्गत किन किन को अपने जो पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं। तो एक तो लोक गायक जो अली मोहम्मद है, इनको भी ध्यान रख लेना है। अली मोहम्मद और अपने गनी मोहम्मद, ये दोनों भाई है, इनको एक तो मिला है। एक अपने ध्रुपद के ही ये गायक थे अपने लक्ष्मण भट्ट तेलंग को मिला है।
एक अपने जो माया टंडन है, माया टंडन जी को मिला है। इन्होंने सड़क सुरक्षा क्षेत्र के अंतर्गत काम किया है। और एक अपने भीलवाड़ा के जो बहरूपिया है जानकी लाल भांड, ये बहरूपिया कलाकार है, इनको भी दिया गया है। तो ये 5 लोगों को इस बार अपने पद्मश्री के अंतर्गत राजस्थान के लोगों को चुना गया है। 1985 में जयपुर के रस मंजरी संगीतोपासन केंद्र और 2001 में इंटरनेशनल ध्रुपद गायन ट्रस्ट नामक 2 संस्थाओं की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ये लक्ष्मण भट्ट जी तेलंग के द्वारा ही की गई। नेक्स्ट देखिए, स्वर्णिम राजस्थान अभियान। ये ब्रह्म कुमारी संस्थान के स्वर्णिम राजस्थान अभियान 10 फरवरी 2024 को किया गया था। इस अवसर पर जो लोग स्वास्थ्य, समृद्धि, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जल अभियान, श्री अन्न मिलेट्स अभियान, गोकुल गांव सर्वांगीण विकास अभियान का भी शुभारंभ किया गया है। और जो ब्रह्म कुमारी संस्थान में आयोजित जो राजऋषि ग्राम है, उसके अंतर्गत नशा मुक्त भारत अभियान की रिपोर्ट का भी विमोचन किया गया है। ऐसा ध्यान रख लेना, बाकी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। ब्रेसिका सम्मेलन, ब्रेसिका है ये जो अपने कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय है, उनके सरसों अनुसंधान समिति के सहयोग से 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन ये अपने जयपुर के अंतर्गत दुर्गापुरा में किया गया है। इससे क्या फायदा क्या है? इसमें कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में अखिल भारतीय गेहूं सुधार परियोजना के तहत नई किस्में विकसित की गई है, जिसमें राज 3077 सबसे पुरानी किस्म है। तो ये पूछ लेते हैं कई बार ये किस्म किससे संबंधित है, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। गेहूं की किस्म आई भी है। इसमें प्रति व्यक्ति उपभोग दर 8 kg थी, जो वर्तमान में 19 kg हो गई है। बाउंस ऑफ जॉय ये राजस्थान में खेलकूदों को बढ़ावा देने के लिए ये एक प्रोग्राम है, अभिनव पहल है, जो 5 फरवरी 2024 से लॉन्च किया है। ये कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग तथा स्टेज फाउंडेशन, राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठन NSPO के सहयोग से ITC के सौजन्य से लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य, समग्र उद्देश्य जुनून के साथ विद्यार्थियों में सकारात्मक बदलाव और इसमें खेल की भावना बढ़ाना है। और इसमें 100 स्कूलों का चयन और 132 जो PTA है उनका भी चयन इसके अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया स्टोन मार्ट 2024, ये सीतापुर जयपुर के अंतर्गत इस प्रकार का कन्वेंशन किया गया और कोई विशेष नहीं है। बाकी ये आपको टेलीग्राम पर आपको ये PDF मिल जाएगी। इंडिया स्टोन मार्ट सेक्टर से जुड़े उद्यमियों को, प्रदाताओं को, मैन्युफैक्चरर्स कारोबार जैसे एग्जीबिटर्स दुनिया भर के उपभोक्ताओं के बीच अपने उत्पादों और सेवाओं की ब्रांडिंग बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट, मेरी पॉलिसी मेरा अभियान, ये अपने जो फसल बीमा योजना है उसी के लिए वापस से अपने पॉलिसियों के वितरण के लिए 2023-24 में मेरी पॉलिसी अभियान से एक कार्यक्रम अपने संचालित किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ की फसल, ये हमेशा कई बार पूछा गया है, खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5% और वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम अदा करना पड़ेगा। और फसल बीमा में सभी खरीफ 2022 से स्वैच्छिक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप करो। राजस्थान में आर्द्र भूमि, जिसके अंतर्गत उसके अंतर्गत जो लिक्विड पानी की मात्रा हो अपने भूमि के अंतर्गत, उसे आर्द्र भूमि कहा जाता है। ये अपने इतने वेटलैंड स्थित हैं और 75 आर्द्र भूमियों में आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रबंधन अधिनियम 2017 के तहत सूचित किया गया है। और जो रामसर की साइट है, वहाँ पर जो अपने 80 साइट्स अपने भारत सरकार की है, जो अपने 1971 के अंतर्गत रामसर एक अपने सम्मेलन ईरान के अंतर्गत हुआ था और उस सम्मेलन के अंतर्गत कुछ ऐसी आर्द्र भूमियों को सूचित किया गया था। उसमें भारत की 80 है और उसमें भी राजस्थान की 2 है, एक तो सांबर झील और एक केवला देवी राष्ट्रीय पक्षी विश्व पटल पर अंकित है। अब राजस्थान की जो आर्द्र भूमियां हैं उनमें दूसरी जो वहां पर नहीं होकर सीधी सामान्य आर्द्र भूमि पर्यावरण और जल परिवर्तन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय पहल में रामसर स्थलों की संख्या बढ़ाने हेतु मैनार तालाब उदयपुर, चांदलाई, खिंचन जोधपुर, कानावास पक्षी विहार कोटा, लूणकरण बीकानेर का प्रस्ताव तैयार करके वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से रामसर सचिवालय में भेजने की अनुशंसा की है। राजस्थान सरकार में जिलों की नगरी उदयपुर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर वेटलैंड की सिटी के रूप में नामित करने के लिए तैयार करके रामसर सचिवालय में भेजा गया है। उदयपुर को भी इसके हिसाब से भेजा गया है। अभी 2 ही है अपने, अभी कौन कौन सी है? सांबर झील और केवला देवी है। उदयपुर वेटलैंड की सिटी के पर्यटन क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को यह मनाया जाता है। ये जैव विविधता की दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है, इसीलिए हम इसका संरक्षण करते हैं। अंकित भारद्वाज, युवा खेल मंत्रालय भारत सरकार के स्वायत्त शासी संस्थान में नेहरू युवा केंद्र संगठन ने हाल में राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में ये अंकित भारद्वाज को प्रथम स्थान और 1 लाख रुपए की राशि मिली है। इतना ही ध्यान रख लेना है, बाकी को इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वीर विरमदेव, दिल्ली सल्तनत की वीरता को लोहा मनवाने के लिए जालोर के शासक कानड़ देव के एक पुत्र थे वीर विरमदेव। इनकी अष्ट धातु की जो टुकाली पहाड़ी है वहाँ पर इनकी स्थापित की गई है। और जो अलाउद्दीन खिलजी था उनसे युद्ध करने के लिए जो विरमदेव ने भी एक अदम्य जो साहस था
उसकी अपने कथाएं आपने देखी होगी। ये राजस्थान हिस्ट्री के अंतर्गत यहाँ पर अपने को जो जालोर का ऐतिहासिक हिस्सा है वो पढ़ना बहुत मस्ट है। वीरमदेव श्रेष्ठ धातु की प्रतिमा का निर्माण फकीर चरण परिडा ने किया था। ये प्रतिमा अलाउद्दीन खिलजी और जालोर के शासक कन्नड़देव के बीच ऐतिहासिक युद्ध के यादगार बनाई गई। इस युद्ध में जालोर के शासक पुत्र वीरमदेव ने खिलजी की सेना के साथ में दिल्ली भाग जाने के लिए मजबूर कर दिया था। और जो अलाउद्दीन की पुत्री थी फिरोजा, और इनके भी जो प्रेम प्रसंग के किस्से चर्चित रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे काम करने वाले को एक मोटिवेशन मिलता है। और यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप मुझे अपने व्हाट्सअप नंबर है 9413621099 पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि हमें इस प्रकार की क्लास चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए। तो मैं आप लोगों की जितनी भी हेल्प हो सकेगी वो हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। थैंक्स ए लॉट।